स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन वही बनेगा 6 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अलग से आपके पास ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें एक जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट आपका अलग से बन सकता है, इसके अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 करने हैं फीचर्स, और उसके बाद फिर ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हमने अलग से करना। तो पहले हम फीचर्स करना शुरू कर रहे हैं। जो फीचर्स हैं 1 बाय 1 करके हम इनके एक के जो फीचर्स हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। अब ये डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हमने क्या किया था, जब इस चैप्टर को हमने शुरू किया था तब बताया था कि इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उस समय क्या हुआ, जब 1947 तक हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हमारी जो सिल्क इंडस्ट्री थी, सिल्क के कपड़े बनते थे, या हमारा जो क्राफ्ट का काम था, ज्वेलरी का काम था, स्टोन का काम था, वो सारा जो काम है वो हमारा बर्बाद हो चुका था। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो था जिसके लिए इंडिया अपना फेमस था, वर्ल्ड ट्रेड में इसका इतना बड़ा हिस्सा था, 23% हिस्सा टोटल वर्ल्ड ट्रेड में मिलता था, वो था हैंडीक्राफ्ट आइटम। और वो हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम जो हैं वो हमारे टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय समय हो चुके थे। उसके बाद जो है ये हम अलग से करेंगे कि डिक्लाइन क्यों हुआ, तो ये अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। इस सारे टॉपिक को करने के बाद फिर बताऊंगी कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो टोटली डिस्ट्रॉय क्यों हुई। सेकेंड पॉइंट है इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है वो थोड़ी बहुत तो वहां डेवलप हो चुकी थी। अब मॉडर्न इंडस्ट्री जो डेवलप हुई थी वो हमारे पास क्या थी, मॉडर्न इंडस्ट्री में हमारे पास 2 तरह की इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई। वो मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई या तो जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये उस समय मॉडर्न इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हो चुकी थी। अब ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं इसमें हमारे पास जो जो टाटा कंपनी हम कहते हैं, टाटा पावर एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो हम ले रहे हैं, ये कंपनी जो है इंडिया में 1907 में स्टैब्लिश हुई थी। ये डाटा जरूर नोट कर लेना कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो हमारी कब स्टैब्लिश हुई, वो 1907 में। ये सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड कंपनी थी जो हुआ। उसके बाद जो बिरला कंपनी का नाम पढ़ते हैं, बिरला कंपनी में हमारे पास है बिरला टेक्सटाइल्स। बिरला टेक्सटाइल्स के रूप में भी जो इंडस्ट्री है वो हमारी डेवलप हुई, जिसने जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े बनाना शुरू किया। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है हमारे पास कॉटन, जूट मिल ये स्टैब्लिश हुई, क्योंकि ब्रिटिश की देखा जो यहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया उस इन्वेस्टमेंट के कारण जो है यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। लेकिन आप ये मत कहिए कि यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो चुकी थी कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी डिस्ट्रॉय हुई थी उसको कंपनसेट कर दिया था। उसको कंपनसेट नहीं किया गया था। ये सिर्फ थोड़ी सी हमारे पास इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, जो एक मात्रा अगर हम टोटल प्रोडक्शन का हिस्सा देखें तो वो हमारे ना के बराबर है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिश रूल में जो यहाँ के इंडियन थे उन्होंने कम से कम मशीनों से सामान बनाना सीख लिया। जो हमारी पहली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसमें जनरली हम लोग बहुत मशीनें वगैरह यूज नहीं करते, लेकिन ये जो ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटेन की देखा यहाँ भी जो है मशीनों से प्रोडक्शन शुरू हो गया। खासकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1940 से 1918, उस समय जो है
डेवलप हुआ, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो वहाँ वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, वहाँ प्रोडक्शन कम हुआ, तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई। और जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई उसमें क्या था, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज नहीं थी, मेनली बस क्या था, 3 एरियाज थे, जूट और कॉटन टेक्सटाइल्स, और तीसरी थी आपके पास आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील में आपके पास सिर्फ एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी। ये देखिए बहुत सारे कंपनी ने टाटा आयरन एंड स्टील बनाना शुरू कर, और ये आयरन और स्टील की कंपनियां क्यों स्टैब्लिश हुई थी, टाटा ने क्यों इनको शुरू किया था, या आप कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों इनको शुरू करने दिया। यहाँ हर एक चीज में उनके अपने जो है सेल्फिशनेस थी, अपनी जो स्वार्थ था। उस समय यहाँ जो है ब्रिटिश रूल अपने डेवलपमेंट के लिए रेलवे लाइन का बहुत विस्तार कर रहा था, बहुत डेवलपमेंट कर रहा था, और रेलवे के लिए उनको आयरन और स्टील चाहिए था, और वो आयरन और स्टील उनको ब्रिटेन से जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ा। ब्रिटेन से लाने में उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। अब ब्रिटेन से लाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ परमिशन दे दी ऐसी इंडस्ट्री जो उनको फ़ायदा पहुँचा के उस तरह की इंडस्ट्री को खोलने की, उन्होंने यहाँ परमिशन दी। तो आपके पास टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो स्टैब्लिश हुई। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सिर्फ 3 ही तरह की इंडस्ट्री थी यहाँ पे, वो थी जूट, कॉटन और आयरन एंड स्टील। 1930s के बाद यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज और स्टैब्लिश की गई, उसमें मेन था सीमेंट, शुगर और पेपर इंडस्ट्रीज। ये पूरा देंगे इसमें। शुरू में क्या हुआ, शुरू में 3 थी सब, जूट, कॉटन और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1930s के बाद यहाँ पे फिर कुछ सीमेंट, शुगर और जो पेपर इंडस्ट्रीज है वो भी डेवलप हुई। हालांकि जो इनमें ज़्यादा बड़ा पोर्शन था वो सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स का ही था। अगर आप टोटल प्रोडक्शन का देखो, इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का जूट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 63.5% टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हिस्सा प्रोड्यूस कर रही थी, 63.5। जबकि उसके बाद अगर आप लोग और ज़्यादा और लोग उससे जो इंडस्ट्रीज हैं उनका हिस्सा इसमें, और सारी इंडस्ट्रीज का सारा हिस्सा इसमें बाकी रह गया था। टाटा आयरन से जो स्टील कंपनी थी वो 7.6% जो है टोटल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रही थी। टाटा आयरन एंड स्टील वो कर रही थी 7.6%। तो यहाँ आपको जो याद रखना है वो याद रखना है इस वाले पॉइंट में जो एक्सप्लेन करोगे कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन मशीन से बनी हुई चीज़ों की जो मॉडर्न इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री का हमारे पास कुछ डेवलपमेंट हुआ। और वो इंडस्ट्री में किन की चीज़ों का डेवलपमेंट वो लिखोगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्टैब्लिश हुई वो इस पॉइंट में मेन आपने रेफर करना है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन करना था, ये आपने बताना था। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। आपके पास यहाँ इंडस्ट्री तो स्टैब्लिश हुई, लेकिन जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई वो ऑलमोस्ट कंज्यूमर आइटम्स थी, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। ये मैक्रो में आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में कर। कैपिटल गुड्स क्या होती है, मशीनें, इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ। जो कैपिटल गुड्स है इसमें मशीनें आता है आपके पास, या आपके पास मैकेनिकल टूल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल सामान आता है, ये सारे किस में आते हैं, कैपिटल गुड्स। लेकिन उस समय कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी, सिर्फ ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था जो करंट कंजम्पशन के लिए, जैसे आयरन और स्टील बनाओ, रेलवे लाइन बिछाने में लग गया, जूट इंडस्ट्री हुई, कपड़ा हुआ वो काम आ गया, कॉटन इंडस्ट्रीज है, कॉटन का जो कपड़ा बना वो लोगों ने कंज्यूम कर लिया। तो जो कंज्यूमर गुड्स थी जिनको आप उसी टाइम कंज्यूम कर लो, इस तरह की इंडस्ट्रीज का वहाँ डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, वहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो कभी डेवलप नहीं हो पाई। और इसके पीछे रीजन क्या था, इसके लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए कैपिटल गुड्स के, और ह्यूज कैपिटल के लिए यहाँ इन्वेस्टर तैयार भी थे। ऐसा नहीं उस टाइम लोगों के पास पैसा नहीं था, बहुत सारा पैसा था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिश जो रूल थे वो कभी इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं रहे। इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने कभी भी जो है ब्रिटिश रूलर्स ने इनको एनकरेज ही नहीं किया, उनको परमिशन ही नहीं दी, क्योंकि वो सारा सामान तो क्या ब्रिटेन से आता था हायर कॉस्ट। तो सिर्फ उस समय जो थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई वो सिर्फ और सिर्फ किस एरिया में डेवलप हुई, वो मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई आपकी सिर्फ कंज्यूमर आइटम्स में, कैपिटल गुड्स का कोई भी प्रोडक्शन आपके पास नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड पब्लिक सेक्टर। किसी भी इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब यहाँ कौन सा सेक्टर
सेक्टर की बात कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर की बात करने का मतलब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जिसको गवर्नमेंट चलाती है, जैसे अब रेलवे है, रेलवे पब्लिक सेक्टर है। 1947 के बाद देश की गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में लिया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अब अगले चैप्टर्स में हम करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए पब्लिक सेक्टर को ही आगे आना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पब्लिक सेक्टर मतलब ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल को इंडिया के डेवलपमेंट से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ क्या था कि इंडिया को एक सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दो, और जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सामान बन रहा है उसका एक हब बना दो, उसकी डिमांड मार्केट लगा। उनका तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस रहता था कि इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट्स होता रहे, और जो आपके पास मैन्युफैक्चर आइटम्स है उसके लिए इंडिया एक बाजार बन जाए, उस बाजार में जो सामान की खपत हो उसकी। तो इसके लिए उन्होंने कभी भी जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, या मतलब प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट नहीं था, या आप ये कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, तो यहाँ पब्लिक सेक्टर आ सकते थे, गवर्नमेंट सेक्टर आ सकता था। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ने कभी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्रीज में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। उन्होंने किन इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट दिखाया है? उन्होंने सिर्फ उन इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट दिखाया जो उनके अपने काम की थी। जैसे रेलवे, रेलवे कैसे काम की थी उनकी? रेलवे से वो क्या होता था, जो सामान होता था पूरे देश में भेज सकते थे। कहीं भी अगर रिबेल होता, विद्रोह होता, तो वहाँ अपनी आर्मी को जल्दी से भेज के उसको खत्म कर दे। तो रेलवे सेक्टर में उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। पावर जनरेशन, रेलवे के साथ साथ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन क्या है? जो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके जो ऑफिसर्स यहाँ रह गए थे, उनके लिए पावर जनरेट हो जाए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री, वो भी अपने स्वार्थ के लिए कि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं पहुँच के, उसके लिए उन्होंने डेवलपमेंट किया। और जो अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी, सिर्फ उसी में रेलवे, रोड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया। वो ध्यान क्यों दिया? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, उनको सिर्फ फोकस करना था अपने इंटरेस्ट के ऊपर। उन्होंने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जिससे इंडिया या इंडियंस का जो है वो डेवलपमेंट हो। उनको सिर्फ अपने स्वार्थ के ऊपर था। तो जो चीज़ उनके काम की थी, उनका प्रोडक्शन उन्होंने करवा लिया या खुद कर लिया, लेकिन जिससे इंडिया का डेवलपमेंट होना था उस चीज़ों में उन्होंने कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो उस समय पब्लिक सेक्टर जो है, या आप कह सकते हो ब्रिटिश रूल जो गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन कर रही थी, उसका जो रोल है वो बहुत ही कम था। नेक्स्ट पॉइंट है लो शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड वर्कफोर्स। ये हमने जो फर्स्ट टेबल किया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसी से आप फिगर को ले सकते हो कि इंडिया में जो है सिर्फ जो 10.7% लोग थे, कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 10.7% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलप हो। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप था ही नहीं, इतनी इंडस्ट्रीज थी नहीं जहां लोगों को ज़्यादा काम दे दिया जाए। तो सिर्फ 10% जो है वो काम कर रहे थे, और नेशनल इनकम में इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 16.6%। और इसके पीछे रीजन क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसमें लोगों को काम मिला हुआ था, मॉडर्न इंडस्ट्री हमारी जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। तो इस समय हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका। तो वही हम उसके बाद कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में फिर हम क्या दे रहे हैं कि जो कंक्लूजन है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देखो, इससे पहले हमारा कंक्लूजन में क्या आया था? एग्रीकल्चर सेक्टर आया था हमारे पास, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास आया था। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास टोटली बैकवर्ड था। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी हमारे पास क्या हुआ कि टोटली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी हमारा क्या हुआ? कंक्लूजन में देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी टोटली डिस्ट्रॉय था। इंडस्ट्रीज के नाम पे भी कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी जो पूरी देश की ग्रोथ का अपना बर्डन नहीं ले सकती। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा क्या आया? कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत बैकवर्ड था।
मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत कम थी जो देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। तो यहाँ भी आप इस एरिया में कह सकते हो कि इस एरिया में फिर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था, यहाँ भी सरकार को बहुत कुछ करना था। तो फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5 पॉइंट आ जाए। उसके बाद हम इसके फर्स्ट पॉइंट को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। अब ये क्वेश्चन आपके पास कैसे आता है? ये क्वेश्चन आपके पास आता है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ handicraft industry in India. Explain the causes of decline of traditional handicraft in India. भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो एक इतनी डेवलप्ड इंडस्ट्री थी, टोटल वर्ल्ड ट्रेड का 23% वो जो क्लियर कर रही थी, तो वो एकदम ऐसे 1947 तक वो हिस्सा 1% भी हमारा क्यों नहीं बचा। अब ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं है कोई नेचुरल कारणों से खत्म हुई, मैन मेड रीजंस थे। और मैन मेड रीजंस में आपके पास सारे क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह के रीजंस क्रिएट किए जिससे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो टोटली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय हो। तो इसके पॉइंट 1 बाय 1 कर रहे हैं। अब देखिए, किसी भी देश में जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड या तो डोमेस्टिक लेवल पे होती है या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल। डोमेस्टिक डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड, ये डिमांड होती है। तो उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की भी क्या थी? देश के जो आम जन थे, आम पब्लिक थी, वो डिमांड करती थी। उसके बाद जो उसमें बहुत एक्सक्लूसिव आइटम होते थे, चाहे वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है या महंगे सिल्क के कपड़े हैं, उनकी डिमांड करते थे राजा महाराजा। मन चाहे दामों पर जो कारीगर थे उनको रेट देते थे। और तीसरा, पूरे वर्ल्ड में हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के रीजंस क्रिएट किए कि ये सारे लेवल पर हमारी डिमांड जो है डिक्रीज होती जाए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर ये डिमांड कैसे डिक्रीज हुई। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। बार-बार चैप्टर के शुरू से बता रही हूँ कि उसमें जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन एक बहुत बड़ा जो है वो एक हब के रूप में स्टैब्लिश हो चुका था, इंडस्ट्रियल हब के रूप में, और वह मशीनों से सामान मिलता था। अब जो मशीनों का सामान है, ब्रिटेन से मशीनों से बने हुए सामान को इंडियन मार्केट में बहुत लो रेट के ऊपर डाल दिया गया। तो जो आम जनता थी उसको क्या है, एक तो मशीन के सामान में परफेक्शन बहुत होता था। एक तो आप हाथ से सामान कर रहे हो, उसमें ठीक है सुंदरता तो है, लेकिन जो मशीन का काम है उसमें आपका परफेक्शन बहुत। दूसरा, मशीन से बना हुआ सामान इंडियन मार्केट के लिए नया था, लोगों को वैरायटी चाहिए थी। और तीसरा, इंडियन मार्केट जो मशीनों से बना हुआ सामान था वो सस्ता था, कॉस्ट बहुत कम थी। तो डोमेस्टिक लेवल पर क्या हुआ कि डोमेस्टिक लेवल पर जो ब्रिटेन से मशीन का बना हुआ सामान है उसकी डिमांड लगातार इंक्रीज होती चली गई, और जो डोमेस्टिक लेवल पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनकी डिमांड लगातार कम होती चली। क्यों? क्योंकि मशीन का बना हुआ सामान सस्ता था, वैरायटी थी उसमें, तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और उससे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी डिमांड डिक्रीज हुई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। सेकंड पॉइंट, स्प्रेड ऑफ रेलवे। अब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उस समय इंडिया में हमारे जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो बहुत डेवलप नहीं थे। बैलगाड़ी वगैरह से सामान लेके जाया जाता था। तो एक गांव में जो हैंडीक्राफ्ट का सामान बन रहा है, एक एरिया में जो हैंडीक्राफ्ट का सामान बन रहा है, दूर तक जाने में इसको कई दिन, कई महीने लग जाते। और कारीगर इतनी दूर तक जाते भी नहीं थे क्योंकि जंगल वगैरह पड़ते थे, अनसेफ था, तो लोग जाते भी नहीं थे। तो जो आप हैंडीक्राफ्ट आइटम बना रहे हो उसका कुछ एक लिमिटेड एरिया में उसकी डिमांड होती थी। लेकिन जो मशीन मेड गुड्स ब्रिटेन की आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आपको भी पता है कि रेलवे का बहुत विस्तार किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब रेलवे का विस्तार किया तो जो स्प्रेड ऑफ रेलवे हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो मशीन मेड गुड्स थी वो ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो गई। जबकि हैंडीक्राफ्टेड आइटम थे उनका जो डिमांड थी, उनकी जो मार्केट थी वो एक बहुत लिमिटेड एरिया में थी। लेकिन जो ब्रिटेन का बना हुआ सामान था और रेलवे के द्वारा जो फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसके द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ, तो सारे इलाकों में सामान मिलने लगा, सब जगह लोग डिमांड करने लगे।
सब जगह डिमांड हो गई, जल्दी से पहुंचाने लगे क्योंकि स्पीड बहुत थी। और रेलवे में बहुत सारे जो चलती थी वो रेलवे जो थी उसमें आपकी सवारी से गाड़ी से ज़्यादा माल गाड़ी ज़्यादा थी, सामान को स्प्रेड करने के लिए या आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए ज़्यादातर ट्रेन का यूज़ किया जाता। तो जो स्प्रेड ऑफ रेलवे है उससे भी हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा कि दूर दराज के इलाकों में भी जो ट्रांसपोर्ट है वे पहुंचा और सामान, ब्रिटेन का बना हुआ सामान सारे इलाकों में जाने लगा। थर्ड पॉइंट कि हमने देखो डोमेस्टिक लेवल पे दो तरीके से हमारी डिमांड कम हो गई। एक तो क्या सस्ता सामान मिलने लग गया और एक सब जगह एक जैसा सामान, क्योंकि कहीं कहीं भी फैल सकता। अब हम देखेंगे कि जो बहुत लग्जरी आइटम होते थे, जो हमारे ट्रेडिशनल लग्जरी आइटम होते थे, महंगी ज्वेलरी, महंगे कारपेट, एक्सक्लूसिव सिल्क के कपड़े, अब इनकी जो डिमांड है वो कौन करता था? इनकी डिमांड करता था राजा महाराजा, रिच फैमिली जो थी। राजा महाराजा के दरबार में जो होता था, राजा महाराजा खुद, उनकी रानियां, उनकी बेटियां, उनके बेटे सभी चीज़ों की डिमांड करते थे। और धीरे धीरे ब्रिटिश युग जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे ब्रिटिश युग के आगे बढ़ने से क्या हुआ, जो राजा महाराजा थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। आपको सबको पता है राजा महाराजा नष्ट हो गए थे, सब जगह अंग्रेजों का रूल हो गया था। अब जब राजा महाराजा टिका तो सेकेंड आपका थर्ड पॉइंट बन गया कि एंड ऑफ प्रिंसी कोर्ट्स, राज दरबार खत्म हो जाना। एंड ऑफ प्रिंसी कोर्ट्स, राज दरबार खत्म हो गए। राज दरबार खत्म हुए तो जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी डिमांड भी खत्म हो गई। अब आप यहाँ ये कह सकते हो कि अगर राज दरबार खत्म हुए, राजा महाराजा खत्म हुए तो नया एक क्लास तो क्रिएट हुआ, जमींदार, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। अभी हमने किया एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदार उस समय बिल्कुल राजा बन गए थे, उनके पास इतना ज्यादा पैसा था फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके। लेकिन ये जो जमींदार एक क्लास जो डेवलप हुई थी, जमींदार डेवलप हुई थी सिर्फ ब्रिटिश रूल के कारण। तो ये जो जमींदार थे इनका उठना बैठना किसमें था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण। उनका सारा उठना उठना रहता ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण अपनी हर एक चीज में किसको फॉलो करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे वो हैंडीक्राफ्ट आइटम इंडिया के यूज नहीं करते थे, वो किसकी चीज यूज करते थे? ब्रिटेन की समय। तो जो जमींदार सिस्टम, राजा महाराजाओं की जगह जो एक नया सिस्टम, जो नया एक क्लास जन्म लिया, जो जमींदार सिस्टम था, जमींदार जो डेवलप हुए, वो जमींदार जो है वो हैंडीक्राफ्ट आइटम की डिमांड तो करते ही नहीं थे। वो तो किसकी डिमांड करते थे? वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? ब्रिटेन के बने हुए सामान की डिमांड करते थे। हैंडीक्राफ्ट आइटम तो उनको चाहिए ही था, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स पहनते, जो उनकी महिलाएं पहनती है, ऐसे उनकी महिलाएं उनकी नकल करती, तो उनको वही सब चीजें जो है ब्रिटेन में बनी हुई चीजों की, मशीन की बनी ज्वेलरी, मशीन के बने हुए कपड़े, जैसे भारत में पहले क्या था, जूट के कॉटन के कपड़े चलते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स। लेकिन ब्रिटिश के कारण क्या हुआ? सिल्क के कपड़े चले। तो जो जमींदार वगैरह थे वो कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैम्पर करने के लिए, उनकी चापलूसी करने के लिए उन जैसे रहन सहन को अपनाते थे, क्योंकि ये क्लास टोटली किस पे थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड थी। तो वो उसको पैम्पर करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो उन जैसे जो उनका लाइफस्टाइल था उसको फॉलो करते थे। और लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए उनको जो सामान खरीदना पड़ता था वो सारा सामान वो था जो ब्रिटेन से आता था। जैसे आपने देखा होगा उस टाइम अगर कभी इस तरह की कोई आपने हिस्टोरिकल मूवीज देखी हो तो उस समय जो जेलमैन था वो कहीं से भी कितनी महंगी गाड़ियाँ आती है तो उनको कार ही खरीदनी, उनको बैलगाड़ी वगैरह कोई यूज नहीं करनी। बैलगाड़ी है तो उसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम की जरूरत पड़ती है बिछाने के लिए, बैल को ढकने के लिए। गाड़ी आपके पास आई है तो सारा वो जो है वो सारा ब्रिटेन की नकल हो, शूज वगैरह है वो सारे उसमें सब चीजों में वो ब्रिटेन की नकल करते। तो क्या हुआ? जो लग्जरी हैंडीक्राफ्ट आइटम थे वो भी हमारे क्या हो गया? खत्म, उनकी डिमांड भी। क्यों? प्रिंसी कोर्ट्स खत्म हो गए और जमींदारों उनकी डिमांड नहीं की। तो दो लेवल पे डिमांड खत्म हो गई। फर्स्ट लेवल डोमेस्टिक लेवल पे खत्म हुई, फिर लग्जरी क्लास से खत्म हुई। अब थर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पे था, हमारा जो डोमेस्टिक आइटम हैंडीक्राफ्ट आइटम का 23% जो शेयर था वो कैसे बर्बाद हो? तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हो गया डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ क्या होता है? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो होते हैं टैरिफ। और डिस्क्रिमिनेटिंग डिफरेंस कैसे कि अगर मान लो यहाँ से ब्रिटेन के अलावा किसी और देश में अगर हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम का एक्सपोर्ट्स हो रहा है तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया जाए।
मान लो कोई सामान 10 रुपए का है, अब उसके ऊपर 100% टैक्स लगा दिया, तो वो जापान में जाके सामान कितने का बिकेगा? 20 में। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सामान की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई। अब इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई तो दूसरे देशों में हमारी डिमांड लगातार कम हो गई। लेकिन वही सामान अगर ब्रिटेन को भेजना है तो ब्रिटेन के एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं होती थी, कोई टैरिफ नहीं लगता था, तो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल आराम से चला जाता था। लेकिन अगर दूसरे देशों को हम हैंडीक्राफ्ट आइटम जो है, हैंडीक्राफ्ट आइटम के ऊपर इतनी हैवी टैक्स ड्यूटी, इतनी हैवी जो टैक्स है वो लगा दिए गए कि दूसरे देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारे एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ने से जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो डिमांड है वो फिर और ज़्यादा डिक्रीज होती चली गई। तो ये हमारी तो आप हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है हर एक लेवल पर खत्म हो गई। तो इसके पॉइंट्स में जो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या पॉइंट्स बनाएंगे? फर्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन। सेकेंड, स्प्रेड ऑफ रेलवे। थर्ड, एंड ऑफ प्रिंसिपल कोड्स। एंड फोर्थ, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। और लास्ट पॉइंट, फोर्सफुली इम्प्लीकेशंस। फोर्सफुली इम्प्लीकेशंस का मतलब अभी कभी इन सब रीजंस के बावजूद भी कुछ कारीगर ऐसे थे जो अपने सामान बना रहे थे और लोग डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने ब्रिटेन के बनाए हुए सामान के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट चाहिए थी। और वो मार्केट कब डेवलप होती? जब हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम लोगों को ना मिले। हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से बने हुए जूते, इन चीज़ों की डिमांड नहीं होगी। डिमांड तब नहीं होगी तब इनकी सप्लाई नहीं होगी। तो इन सब रीजंस के बावजूद भी कुछ जगह हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी डेवलप रही, तो वहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फोर्सफुली इसको इम्प्लाई किया। कैसे? कि जो कारीगर थे उनको डराया गया, मारा गया, उनसे बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लिया गया, जिससे उनके लिए सरवाइव करना जो है वो सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ये जो सरवाइव करना मुश्किल हुआ तो उनको भी क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो छोड़ के आना पड़ा। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री छोड़ के आने की वजह से जो हम ये कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें इतने लोग काम कर रहे थे। अगर आप ब्रिटिश रूल के आने से पहले अगर देखेंगे तो ब्रिटिश रूल के आने से पहले इतना कुछ नहीं था। ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारे पास जो है वो एक बैलेंस था। क्यों? क्योंकि लोगों को काम मिला हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हुआ, फोर्सफुली या कोई भी बाय हुक एंड कुक, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर एक तरीका अपनाया बाय हुक एंड कुक। उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप हुई, डिस्ट्रॉय हुई, ये जो इसमें काम करने वाले कारीगर थे ये क्या हुआ, गाँव की तरफ माइग्रेट कर। और इसको आप इस समय बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पहले पॉइंट समझ आता ही नहीं आता, लेकिन इस टाइम आप देखिए जो कोरोना के कारण जो माइग्रेशन हुआ है, दिल्ली और मुंबई से जो इतने कारीगर गए हैं, अगर आप डाटा सारे दिन देखते होंगे, यूपी, बिहार, सब जगह कितने ज्यादा कारीगर गए हैं। तो अब ये जो कारीगर गए हैं ये हाथ के जो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, तो वो जाके क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही बर्डन डालेंगे। किसी को कोई जमीन है, पहले मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे थे, 2 बेटे एग्रीकल्चर में लगा हुआ है कि दिल्ली में किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था। अब वो गांव में गया है, गांव में जाने के बाद अब ऐसा तो है नहीं वहाँ जाते साथ इसको काम मिल जाएगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स डाल रही है, या गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन तो पड़ेगा। लेकिन उस समय तो आप देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जानबूझ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसके बाद उन्होंने उन कारीगर, उन पर्सन्स की वेलफेयर के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो जो कारीगर हैं जो शहरों में रह रहे थे या गांव में ही जो इस तरह की इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कर रहे थे, उनका माइग्रेशन कहाँ हुआ, उनका माइग्रेशन सारा कहाँ हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर लगातार क्या हुआ, बर्डन बढ़ता रहा। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में करीब 72% जो पॉपुलेशन है वो काम कर रही है। तो इस 72% पॉपुलेशन के काम करने में बहुत परसेंटेज तो उस पॉपुलेशन का था जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से माइग्रेट होकर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका इफेक्ट दो तरफा हुआ। एक तो क्या हुआ
इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशन था वो खत्म हो गया। और दूसरा क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में बर्डन ज़्यादा पड़ने लगा। बर्डन ज़्यादा पड़ने की वजह से उनके पास रिसोर्सेज इतने थे नहीं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती रही, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैकवर्डनेस दिखाने लगा। तो इसके कारण हमारे दोनों सेक्टर ही बर्बाद हुए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हुआ, लेकिन इसका एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी हमारा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो ये हमने किया अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें हर एक में हम छोटा छोटा जो है वो एक एक सेक्टर को कर रहे हैं, और वही है जो चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे आप देखिए मैक्रो में चैप्टर शुरू किया था तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत टाइम लगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बेसिक बताना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ भी हम इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा बेस बताना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं आपको कई चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टोरी साथ साथ बता दूँ। एग्जाम में आपको कहीं भी स्टोरीज नहीं लिखनी है, याद रखना। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कई बार मैं बच्चों को देखती हूँ, और उसी की सीख में मैं आपको बता रही हूँ कि समझाने के लिए कई इवेंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, और आपके पेपर में सिर्फ इवेंट्स होते हैं, थ्योरी कुछ नहीं होती। आपको इंडियन इकोनॉमी बताना स्टोरी बुक नहीं है। तो जैसे जो पॉइंट आप ले रहे हो, पॉइंट को टू द पॉइंट दो, फैक्ट के साथ में। और फैक्ट क्या, जो भी फिगर्स जिसमें बता रहे हो वो फिगर्स आप लिखिए। तो इंडियन इकोनॉमी में कोई भी स्टोरी नहीं लिखनी है कि आप ये जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हो इसमें आप अपनी कोई स्टोरी डालना शुरू कर दो। आपको स्टोरीज नहीं लिखनी है, याद रखना इस चीज़ को। आपको सिर्फ फैक्ट देने हैं। तो ये चैप्टर अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इसमें इस फर्स्ट चैप्टर में हमारा यहाँ पे लगाओ 70-80 साल की हम बात कर रहे हैं कि 70-80 ईयर्स जो ब्रिटिश रूल रहा उसके इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट वो कोई हमारे ऐसे नहीं थे कि एक दो दिन में एक्सप्लेन हो रहे हैं, इफेक्ट हमारे डिटेल में ही चल रहे हैं। तो इसी को हम अगली जो वीडियोज़ हैं इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करें।